नमस्कार, मैं जुकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाने के लिए लगाया धरना, भाजपा पर बोला हमला। नौहर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा, दोनों आरोपित गिरफ्तार। पूछताछ में वारदात में 2 और के शामिल होने का खुलासा। घरों के बाहर बिजली मीटर लगाने के आदेश नहीं, फिर भी लगवा रखे मीटर। खाद्य सुरक्षा से वंचितों का सर्वे दोबारा होगा, 3 अगस्त तक चलेगा। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान को 16 दिन हो चुके हैं। इसी बीच शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाने के लिए जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर जिले भर के कांग्रेसी नेता कलेक्ट्रेट पर जमा हुए और सभा की। इस दौरान हुई सभा में कांग्रेस वक्ताओं ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनी हुई सरकारें गिराने के लिए भाजपा यह कुकृत्य कर रही है, लेकिन कांग्रेस का डटकर सामना करेगी। राजस्थान में चल रही सियासी जंग के बीच जब जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के धरने प्रदर्शनों का आयोजन हुआ, हनुमानगढ़ में भी कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों कांग्रेसी जुटे और भाजपा की नीतियों का विरोध करते हुए लोकतंत्र के लिए डटकर खड़े रहने की बात कही। धरने पर जिले भर के कांग्रेस के कद्दावर नेता पहुंचे और कहा कि आमजन की चुनी हुई सरकारों को गिराने का भाजपा का खेल कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कुछ वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार पैसे के बल पर यह काम करवा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर हमला तो बोला ही, साथ ही साथ सचिन पायलट की बगावत पर भी कहा कि इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद गेट पर ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर लोकतंत्र की हत्या बंद करो और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। पार्टी को वोट देना है, कार्यकर्ताओं से अपने ये गुजारिश करते हैं। फिर जब कोई संगठन का चुनाव हो तो अपने कहते हैं अध्यक्ष कोई भी बने, अपने उनको समर्थन करना है, पार्टी के साथ चलना है। तो जब कार्यकर्ताओं से अपने ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपना सब कुछ बुलाकर, अपनी मतभेद बुलाकर अपनी मदद करे, पार्टी के साथ रहे, कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ रहे, जिसको टिकट मिले उसकी मदद करे, तो ऐसे हालात में अगर नेता ही पार्टी से गद्दारी करे, अगर नेता ही पार्टी को छोड़कर जिनके पास सब कुछ है, तो फिर कार्यकर्ता क्या सोचेगा, क्या उसकी उम्मीद रहेगी नेताओं से आने वाले भविष्य में, वो किस तरह से अपने साथ जुड़ेगा। तो इन बातों से मन को बड़ी तकलीफ हुई। राजस्थान में बीजेपी क्या कर रही है? हमारी चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है और ऊपर से झूठ बोलते हैं ये बीजेपी के नेता कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि गुड़गांव के अंदर जो हमारे साथी, हमारे पार्टी के विधायक रुके हुए हैं, उनकी मेजबानी कौन कर रहा है? उनका खर्चा कौन उठा रहा है? हमारी राजस्थान से एसओजी की टीम गई उनका वॉइस चेक करने के लिए, उनको हरियाणा की सरकार ने, खट्टर की सरकार ने, हरियाणा की पुलिस ने होटल में नहीं घुसने दिया। ये कौन कर रहा है? सरकार बचाने के लिए नहीं, लोकतंत्र बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह का माहौल भाजपा बना रही है कि चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से वो गिराने का काम कर रही है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी का जो ये दौर चल रहा है, इसमें हमारे राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने जिस तरह का काम किया, उसे देश ही नहीं विदेशों में भी सराहा गया है। ऐसे दौर के अंदर भाजपा जो कृत्य कर रही है वो हम सबके सामने है। मैं ज्यादा कुछ ना कहती हुई आप लोगों को यही कहना चाहती हूं कि हमें लोकतंत्र बचाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जहां भी निर्देश दें, जो भी पार्टी की तरफ से आदेश हो, हमें बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेना है। आज हम सब कांग्रेस जन समस्त जिले के यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम मंशा है हम राज्यपाल महोदय की अपनी भावनाओं से अवगत करवाए राज्यपाल महोदय को
और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो उम्मीदें हैं और जो हमारी डिमांड्स हैं राज्यपाल महोदय उन पर गौर करेंगे और जो सियासी जो एक स्पीड ब्रेकर हिट कर रही है गवर्नमेंट वो दूर हो और समस्याएं सारी हल हो और दोबारा सुचारू रूप से सरकार चलेगी। नोहर पुलिस ने गत दिनों गांव बिरकाली में चोरी की वारदात के दौरान मकान मालिक पर हमला कर 1 लाख रुपए चोरी कर ले जाने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के दौरान वारदात में 2 और अन्य जनों के शामिल होने की भी जानकारी मिली है। शुक्रवार को नोहर पुलिस थाना में पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में श्रवण उर्फ सोनू पुत्र ज्ञानाराम नायक उम्र 24 वर्ष और अमरा कॉलोनी के वार्ड नंबर 1 तारानगर और अंकित पुत्र सावराम जाट निवासी चौनपुरा को गिरफ्तार किया है। एएसपी ने बताया कि दोनों आरोपितों ने अपने अन्य साथी गगनदीप उर्फ गोल्डी निवासी साहवा बाईपास नोहर व जसवंत सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी मलेका के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। चारों आरोपित एक जगह पर एकत्रित होकर नोहर से मोटरसाइकिल पर गांव बिरकाली पहुंचे। इससे पहले आरोपितों ने नोहर साहवा बाईपास के एक होटल पर रुककर बियर आदि पी। इसके बाद आरोपितों ने बिरकाली गांव के बाहर बने एक होटल की खिड़की तोड़कर उसमें घुस गए। कुछ देर वहीं होटल में आराम करने के बाद चारों वहां से चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे। चारों आरोपित मोटरसाइकिल पर ही सवार होकर कृष्ण कुमार पुनिया के घर पहुंचे, जहां जसवंत चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए मकान के अंदर घुसा। जगह होने पर वहीं रखी कैंची से उस पर वार कर दिया और अलमारी में रखे 1 लाख रुपए लेकर साथियों के साथ फरार हो गए। एएसपी राजेंद्र मीणा ने बताया कि घटना का खुलासा करने में मोबाइल फोन के अलावा सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की मुखबरी कारगर साबित हुई है। उन्होंने बताया कि कृष्ण कुमार पुनिया गांव के स्थित बालाजी ईंट भट्टे पर मुनीमी का कार्य करता है। आरोपित श्रवण उर्फ सोनी उसी भट्टे पर जेसीबी चलाने का काम करता है, जिसके चलते उसे कृष्ण कुमार की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी थी। आरोपित श्रवण कृष्ण कुमार के घर पूर्व में मजदूरी का कार्य भी कर चुका है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण घटना के खुलासे में थाना प्रभारी सतवीर मीणा के अलावा हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कटेवा, दुनीराम, कांस्टेबल जोराराम, सुभाष रोशन शामिल थे। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के दौरान चोरी किए गए रुपयों की बरामदगी के अलावा अन्य पूछताछ की जा रही है। उनके ग्राम बिरकाली में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें कृष्णलाल जाट के घर पे वारदात हुई थी। तो जाग होने पे चोरों ने कृष्णलाल को कैंचियों से घायल कर दिया था। उस वारदात को आईजी सर और एसपी सर के एसपी मैडम के निर्देशन में हमने एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। उस टीम ने आज कामयाबी हासिल की है और हमने कुल 4 मुलजिमों में से 2 मुलजिमों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। 2 की तलाश जारी है। बिजली मीटरों को घरों के बाहर खंभों पर लगाने की कोई आदेश नहीं होने के बावजूद जोधपुर डिस्कॉम अपनी मर्जी से घरों के बाहर मीटर लगा रहा है। यह खुलासा सूचना के अधिकार जागृति मंच की ओर से जोधपुर डिस्कॉम से मांगी गई सूचना में सामने आया है। मंच ने घरों के बाहर खंभों पर मीटर लगाने के आदेश की प्रति जोधपुर डिस्कॉम से मांगी थी, लेकिन डिस्कॉम ने इस तरह के आदेश नहीं होने की बात कही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब कोई आदेश घरों के बाहर खंभों पर लगे बिजली मीटरों में आज दिन उनके जलने, टूटने, शॉर्ट सर्किट होने की बातें सामने आती हैं और इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बिजली के मीटर घर के बाहर लगाने के आदेश जोधपुर डिस्कॉम के पास है ही नहीं, फिर भी इन मीटरों को घरों के बाहर लगाया जा रहा है। ऐसे में उपभोक्ता परेशानी झेल रहे हैं। सूचना के अधिकार जागृति मंच की ओर से जोधपुर डिस्कॉम से मांगी गई सूचना में जब यह खुलासा हुआ तो मंच के कार्यकर्ताओं ने इस मनमर्जी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। वहीं माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने भी कहा कि सोमवार को इस मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। बिजली विभाग हनुमानगढ़ से सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना मांगी गई थी कि हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन क्षेत्र में जो बिजली के बिल हैं वो घरों से निकाल करके बाहर खंभों पर लगाए गए हैं। तो ये खंभों पर लगाने का आदेश किसके द्वारा जारी हुए, उन आदेशों की प्रमाणित कापी दें। तो जैसे इन्होंने हमें सूचना उपलब्ध करवाई है तो इस सूचना के अंदर इन्होंने लिखा है कि आदेश किसी प्रकार के कोई जारी नहीं हुए, बिना आदेशों के लगाई है। ये सिर्फ क्या है कि मीटर रीडर की सुविधा और उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए लगाया है। इतनी बड़ी विडंबना कि बिना किसी आदेश के घरों में लगे हुए मीटर जो है बाहर खंभों पर लगा दिए। कोई आदेश नहीं है सरकार के पास, विभाग के पास।
और इतना बड़ा कार्य चला जब ये, तो मीटर जो हैं वो घरों से निकाल के जब खंभों पे लगाए गए तो कम से कम लाखों रुपए की तार जो है, वायर जो यूज हुई। तो ये बजट कहाँ से आया विभाग के पास? कोई आदेश जारी हुए तभी तो बजट हुआ, बिना आदेशों को नहीं हुआ। ये हमें गुमराह कर रहे हैं कि साहब कोई आदेश नहीं है। और इस मीटर जो है वो खंभों पे लगने के बाद उपभोक्ता इतना परेशान है कि पूछो मत आप। जितने भी आवारा पशु हैं खंभों के ऊपर वो लड़ते हुए मीटर तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद मीटर का जो नया मीटर लगता है उसका जो मूल्य है वो उपभोक्ता के बिल में लग के आता है। तो उपभोक्ता तो परेशान हो गया। अब ये बिजली विभाग ये कहता है कि साहब अंदर होते हैं मीटर तो चोरी होती है बिजली की। तो इनसे पूछने वाला जितना फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके सबके फैक्ट्री के अंदर है मीटर, वहाँ चोरी क्यों नहीं होती? वहाँ भी तो चोरी होती है। मामले में हमारा ये कहना है कि बड़ी संख्या में जो ये रिहर्सल हुई है इसके पीछे बहुत बड़ी लूट है, बड़ा भ्रष्टाचार है और आम उपभोक्ता बहुत परेशान हुआ है। और इनके मीटर खराब हो जाते हैं, कोई ट्राली से या किसी से पशुओं के द्वारा बच्चों के खेलते हैं बॉल लगने का, इनके पास मीटर है नहीं, एवरेज बिल भेजकर वो लूट कर रहे हैं। तो हमारा इसके अंदर कहना है कि ये जानबूझ के एक साजिश की गई है आम उपभोक्ताओं को लूटने के लिए, आम जनता को। और जो इन्होंने लिखा है कि आम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, तो ये सुविधा है तो ये फैक्ट्रियों में, जैसे मैन साहब ने कहा फैक्ट्रियों में क्यों नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आम उपभोक्ता तो चोर है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वाले साहूकार है। इसके खिलाफ हमारा ये मानना है कि हम इस संबंध में इनकी जांच की मांग को लेकर ज्ञापन देंगे कि ये किसके आदेश के बावजूद ये किसकी मनमर्जी चली है और इसके अंदर बड़ा करप्शन हुआ है, उसकी जांच की जाए। इस संबंध में हम सोमवार को जिला कलेक्टर महोदय से मिलेंगे। आबकारी पुलिस ने भादरा और हनुमानगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध मात्रा में हरियाणा निर्मित शराब पकड़ी है और लाहन भी नष्ट करवाया है। आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी के मुताबिक पुलिस ने भादरा क्षेत्र में 114 बोतल बियर, 18 बोतल विस्की और 17 पवे मैकडोवेल विस्की बरामद की है। इस दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह हनुमानगढ़ क्षेत्र में 800 लीटर लाहन नष्ट करवाया गया है। आबकारी अधिकारी के मुताबिक आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार चलाए गए अभियान के तहत कल जिले हनुमानगढ़ में कार्रवाई की गई। इसमें 3 अभियोग दर्ज किए गए, जिसमें 2 विशेष प्रकार के अभियोग हैं। तो एक भादरा में दर्ज किया गया जिसमें 114 बोतल बियर और 18 बोतल विस्की और 72 पवे मैकडोवेल विस्की के बरामद हुए। और ये हरियाणा की सारी शराब हरियाणा मार्का की है। और इसके अलावा 800 लीटर वॉश जो है वो हनुमानगढ़ थाने के अंतर्गत नष्ट की गई। शहर में बरसात के कारण सड़कों पर हुए गड्ढे हादसों को बुलावा दे रहे हैं। ऐसे में जहां संबंधित विभाग इन्हें ठीक करवाने की जहमत नहीं उठा रहा, वहीं ट्रैफिक सुचारू रखने वाले यातायात कर्मी ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। बरसात के कारण शहर की सड़कें छलनी हो चुकी हैं। ऐसे में लोग संबंधित विभाग को कोस रहे हैं, वहीं इन गड्ढों से हादसे भी हो रहे हैं। ऐसा ही हादसा जंक्शन राजीव चौक पर पेश आया है। ऐसे में अब इन गड्ढों को भरने का काम ट्रैफिक पुलिस कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर की सड़कों पर हुए गड्ढे अपने स्तर पर ही भरे ताकि कोई बाइक सवार इन गड्ढों की चपेट में आकर चोटिल नहीं हो। खुद थाना प्रभारी ने मौके पर मौजूद रहकर इन गड्ढों को भरवाया। यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को शहर में वाहन चालकों से समझाइश की। ट्रैफिक थाना प्रभारी अनिल चिंदा ने वाहन चालकों को रोक कर उन्हें पंफलेट बांटे और हमेशा हेलमेट पहनकर ही दुपहिया वाहन चलाने की बात कही। उनका कहना था कि जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए बाइक चलाते समय हमेशा बाइक पर हेलमेट पहने। ट्रैफिक थाना प्रभारी ने रेहड़ी चालकों सहित आमजन को भी पंफलेट वितरित किए। मोटरसाइकिल पे जाओगे ना तो हेलमेट लगाओगे, ठीक है? ध्यान में रखना, हेलमेट लगाना है मोटरसाइकिल पे जाओगे।
हेलमेट लगाना मोटरसाइकिल पे जाओगे तो, और मास्क लगाओगे, मास्क लगा के सामान बेचोगे, मास्क करके आपने लगा रखा है, आपने लगा रखा है। नहीं है, अगर आप हेलमेट लगाओगे। मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क क्यों नहीं लगाओ मास्क। मास्क क्यों नहीं लगाते आप लोग? जब अलाउड कर रखा है कि मास्क लगाएंगे, हर आदमी मास्क लगाएगा, ठीक है ना, फिर क्यों नहीं लगाते आप लोग? आवाज़ तो रहेगी, वो लगाओ उसके साथ, वो बांधो ऊपर कपड़ा, ये वाला बांधो, ये तो हाँ बांधो इसको। सरकार द्वारा जो राशि बढ़ाई गई है यातायात नियमों में, उसके तहत यातायात पुलिस द्वारा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जागरूक किया जा रहा है। हमारा आग्रह है कि आप लोग ट्रैफिक नियमों की पालना सख्ती से करें, जो नए नियम लागू हुए हैं और उसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि जो नए नियम लागू किए गए हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए है और जुर्माना भी काफ़ी है। और मेरा यही कहना है, बार बार पहले भी यही कहा गया था कि आप ट्रैफिक नियमों की पालना सख्ती से करें और कोविड-19 में जो रूल्स बनाए गए हैं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान में रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, इन चीज़ों का सभी ध्यान रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित। महिलाओं की पहली पसंद सोना इन दिनों आम जनता से दूरी बनाता जा रहा है। दरअसल सोने के भावों में लगातार इजाफा हो रहा है। सोने के भाव 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं। ऐसे में जहां सोना निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों से दूर होता जा रहा है, वहीं स्वर्ण व्यवसायियों के कारोबार भी इस असर पड़ रहा है। यही नहीं, पिछले कुछ दिनों से चांदी के भावों में भी तेजी आई है। देखिए यह रिपोर्ट। सोना सहेजने वालों के लिए अच्छी खबर है कि सोने के भावों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आमजन और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अब शादी विवाह में गहने बनवाने का काम और मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इन दिनों सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। सोने के वर्तमान भाव की बात करें तो भाव 52,000 रुपए प्रति ग्राम पहुंच गए हैं। अभी तो सोने के भाव बढ़ ही रहे हैं, वहीं लॉकडाउन लगने से लेकर अनलॉक होने तक सोने के भाव अधिक बढ़े। दरअसल 21 मार्च को जनता कर्फ्यू के समय 24 कैरेट सोने के भाव 40,500 रुपए प्रति 10 ग्राम थे, जो दोबारा दुकानें खुलने पर 46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। यानी लॉकडाउन में 6,000 रुपए की तेजी सोने में आई। यह सिलसिला यहाँ रुका नहीं, बल्कि अब भी यह बढ़त जारी है। वहीं चांदी के भाव भी पिछले 3-4 दिनों में 53,000 से बढ़कर 63,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के हिसाब से यह असर अच्छा है, लेकिन आम ग्राहक पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो सोने में निवेश भी लोग करते हैं और जेवर के तौर पे भी पहनते हैं। ये एक ऐसा निवेश है जिसका आउटपुट भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। लेकिन पिछले जिस सालों में जिस तेज़ी से बढ़ा है, तो जिस किसी ने भी जेवर बनाए हैं और जैसे बनाए हैं, उसको आउटपुट बहुत अच्छा मिला है। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 52,000 रुपये में सोना आम आदमी के पकड़ से बाहर होता जा रहा है। 52,000 रुपये में 10 ग्राम, अगर छोटा मोटा आइटम भी कोई बनाते हैं तो 15-20 हज़ार रुपये लगते हैं। कोई टाइम था 15-20 हज़ार रुपये में 1 तोला आ जाता था। विशेषतः परेशानी मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को आ रही है, जहाँ सोने की महत्ता है, सोने से लगाव है, किंतु इन भावों की दृष्टि मद्देनजर रखते हुए वो उतने जेवर या उतनी परचेजिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि आवश्यक वस्तुएं उससे और ज़्यादा पैरिटी पे, बच्चों की फीस है, कोई खाना है, वो सब पैरिटी पे है। तो भाव जो है बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं, उसकी वजह से कारोबार भी प्रभावित है। आम ग्राहक जब 30,000 का भाव था तो एक 3 ग्राम की अंगूठी लेता तो 10-11 हज़ार में आ जाती थी। आज वही अंगूठी उसको 16-17 हज़ार रुपये में आ रही है। तो ये उसके लिए, और सबसे बेसिक बात करते हैं हम तो एक छोटा सा कोई कोका नोजपिन बाली जब लेते हैं तो 1500-1600 की आइटम 2300-2400 रुपये हो गई है। भाव के मद्देनजर देखें तो सोने का भाव कुछ नाजायज़ इन दिनों बढ़ गया है। फिर भी एक्सपर्ट्स व्यू देखते हैं, धीरे धीरे सुनने में आ रहा है कि अगले कुछ वर्षों तक भी सोने का रेट बढ़ेगा। अब बात करें सोने के भावों की तो वर्ष 1997 में तोले का भाव 4,000 रुपए था, जो अब 2020 में सोने के भाव तोले के 52,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। यानी मात्र 23 साल में 13 से 14 गुना तक सोने के भाव बढ़ गए। ऐसे में सोने में निवेश करने वालों के लिए अच्छे संकेत हैं, लेकिन आमजन के लिए सोना अब बहुत महंगा होता जा रहा है। जैसा कि विदित है, सोना स्वर्ण सदियों से, प्राचीन काल से प्रीशियस मेटल रहा है।
आज भी कहीं खुदाई होती है, कुछ और होता है, तो सोने की ही सिक्के या सोने की ही वस्तु मिलती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम अगर देखें तो 97 में सोने का भाव 4000 रुपये तोला था, जो शनि आज 2020 में लगभग 52,000 रुपये 10 ग्राम हो गया। मात्र सिर्फ 23-24 साल में आपको 13 से 13 गुना रिटर्न आ गया, जिसमें आपका माल आपके घर पे है, सेफ इन्वेस्टमेंट। जेवर महिलाओं की पहली पसंद है। ये सदियों से हमारी प्राचीन परंपराओं में शामिल रहा है कि सोना आपकी बचत का एक पार्ट है, जो आपके काम भी आता है और उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। जिले में कोरोना के रोगी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमें अब भी कोरोना के नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। जिले में कोरोना के रोगियों की संख्या बढ़कर 187 हो चुकी है। गत दिवस जंक्शन क्षेत्र में 4 और नए पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पहले से पॉजिटिव 17 मरीजों के रिपीट सैंपल भी पॉजिटिव आए हैं। जिले में 4 और नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। खास बात यह है कि यह चारों हनुमानगढ़ जंक्शन से हैं। इसमें एक भट्टा कॉलोनी, एक गंगानगर फाटक के पास का, एक IDBI बैंक के पीछे, तो चौथा रोगी सेक्टर 6 का निवासी है। बताया जा रहा है कि चारों नए पॉजिटिव पहले से कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में थे, इसी से वह संक्रमित हुए हैं। चारों सैंपल RCP कॉलोनी हॉस्पिटल टीम ने लिए थे। चिकित्सा विभाग के मुताबिक 22 और 23 जुलाई को बीकानेर भेजे गए सभी 507 सैंपल की आई रिपोर्ट में यह 4 नए पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें 17 सैंपल की रिपीट पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जबकि 2 रिजेक्ट हो गए। वहीं 484 नेगेटिव पाए गए हैं। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 187 हो चुकी है, जबकि इसमें रिकवर 102 रोगी हुए हैं, जबकि अब एक्टिव केस 84 हैं और एक मौत भी हो चुकी है। एक तरफ जहां कोरोना पांव पसार रहा है, वहीं हैरानी की बात यह है कि वार्ड 11 में कोरोना रोगी सामने आने के बाद भी प्रशासन और चिकित्सा विभाग की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा। वार्ड के पार्षद और नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे को हल्के में ले रहा है। सूचना करने के बाद भी कोई प्रशासनिक नुमाइंदा मौके पर नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बार तहसीलदार और पटवारी आए, लेकिन वह थोड़ी देर में ही वापस चले गए। उनका कहना था कि यदि इस तरह से कोरोना से लड़ेंगे तो कैसे हम इस बीमारी से जीत पाएंगे। सुनिए वार्ड 11 के पार्षद और नागरिक क्या बोले। एक जो लड़का कोरोना पॉजिटिव आया है, वो मेरे वार्ड नंबर 11 का रहने वाला है। वो पहले चन्नी हैंडलूम के पास वो काम करते थे और उनके सैंपल लेने के बाद उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद कल शाम की रिपोर्ट जो बीकानेर से आई है, उसके बाद सारे प्रशासन को अवगत करवा दिया गया। लेकिन कल शाम से लेकर सुबह नगर परिषद को सूचना दी, नगर परिषद ने सफाई व्यवस्था कर दी, सैनिटाइजर कर दिया। लेकिन प्रशासन का एक तहसीलदार और एक पटवारी जी सुबह आए थे, वो परिवार से मिलकर चले गए या आपने घर पर रहना है, बाहर नहीं जाना। उसके बाद सारा दिन निकलने को है। अभी तक कोई प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई पुलिस का कर्मचारी, कोई भी ऐसा हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी यहाँ इस वार्ड में इनके जो पॉजिटिव आए हैं इनके घर पर नहीं आए हैं। सो बड़ा संगीन मैटर है। जिस तरह कोरोना के केस रात दिन बढ़ रहे हैं और भारी तादाद में बढ़ रहे हैं, जिस तरह ये प्रशासन का रवैया है, मैंने सुबह से आला अधिकारियों को अलग अलग प्रकार के फ़ोन किए हैं। मैं कहा भी आप कब आ रहे हो? वो कहे जब टाइम मिलेगा हम अपने आप पहुंच जाएंगे। निवेदन है कि चन्नी हैंडलूम, हमारे पड़ोस में चन्नी हैंडलूम के दुकान पर 2 व्यक्ति काम करते थे, जिनमें से एक कोरोना पॉजिटिव आए गए। कोरोना पॉजिटिव के घर पर 15 सदस्य हैं और यहाँ पर अभी भी कोई पुलिस कर्मचारी या कोई कार्यवाही नहीं गई है। हमारी प्रशासन से ये निवेदन है कि यहाँ पर या तो चिकित्सा द्वारा कोई कार्यवाही की जाए या फिर मतलब किसी पुलिस वाले को भेजकर यहाँ पे कुछ किया जाए। हम सभी भय के कारण घर पर आराम से बैठे और पुलिस कर्मचारी द्वारा कोई भी यहाँ नहीं आएगा। हमारी प्रशासन से यह निवेदन है कि कृपया कर किसी को भेजकर यहाँ पे कार्यवाही की। खाद्य सुरक्षा से वंचित रहे बेसहारा और जरूरतमंद परिवारों और व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वे का कार्य दोबारा शुरू किया गया है। सर्वे कार्य 3 अगस्त तक चलेगा। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोड़ेला ने बताया कि सर्वे के दौरान पंजीयन से वंचित रहे बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों की प्राप्त सूचना को ऑनलाइन करवाया जाएगा। साथ ही ऐसे जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों को पुनः सर्वे करवाकर पंजीयन करवाया जाएगा।
सर्वे करवाने के लिए प्रभारी अधिकारी के तौर पर उपखंड अधिकारी को नियुक्त किया गया है। वहीं शहरी सह प्रभारी के तौर पर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, संबंधित नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारी सर्वे कार्य देखेंगे। जिले में कोरोना केस लगातार बढ़ने पर प्रशासन अब सख्त हो गया है। शुक्रवार को कलेक्टर जाकिर हुसैन ने विभिन्न सरकारी, प्राइवेट कार्यालयों, संस्थानों, बैंक इत्यादि में किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के प्रवेश नहीं देने के आदेश दिए हैं। साथ ही आने जाने वालों की एंट्री एक रजिस्टर में करने को कहा है ताकि कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले लोगों को आसानी से ट्रेस आउट किया जा सके। को कलेक्ट्रेट में हुई कोरोना कोर कमेटी की बैठक में कलेक्टर ने जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए सख्त रवैया अपनाया है। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने एक आदेश जारी कर विभिन्न सरकारी, प्राइवेट कार्यालय, संस्थानों, बैंक इत्यादि में किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के प्रवेश नहीं देने के आदेश दिए हैं। साथ ही आने जाने वालों की एंट्री एक रजिस्टर में करने को कहा है ताकि कोई कोरोना पॉजिटिव केस कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले लोगों को आसानी से ट्रेस आउट किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों, संस्थानों, बैंक आदि में आने वाले लोगों के टेम्परेचर भी मशीन से चेक किए जाएं। साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी सभी जगह पर किया जाए। बैठक में राजस्व अपील अधिकारी आशाराम डूटी, सीयू जिला परिषद परशुराम धानका, एसडीएम कपिल यादव, पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया सहित एसीएमएचओ डॉक्टर पवन सिंह, डीएसओ सुनील घोड़ेला आदि मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि मास्क आदि निरीक्षण के लिए पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीमें अलग अलग जगह कार्रवाई करेंगी। एसडीएम ने बताया कि जंक्शन और टाउन में एएसआई, नगर परिषद से निरीक्षक और गिरदावर की 2 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जगह निरीक्षण करेंगे। कलेक्टर ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर औचक निरीक्षण के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिन भर में जो भी कार्रवाई कोरोना रोकथाम को लेकर होती है उसका प्रेस नोट भी प्रतिदिन जारी किया जाए। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने एनएफएसए से बचे हुए लोगों का सर्वे करने का भी निर्देश दिया है। यहां आपको बता दें कि जिले में कोरोना केस बढ़ने के साथ ही संपर्क में आए लोग पॉजिटिव होने से कोरोना चैन बन रही है। जिले में अब तक मिल चुके 183 पॉजिटिव रोगी, जिसमें 102 रिकवर हो चुके हैं और 80 एक्टिव केस हैं। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। कोरोना महामारी के बीच आमजन का जहां कामकाज प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकारों का रुख आमजन के प्रति सकारात्मक नहीं है। डीवाईएफआई की टाउन जनशक्ति भवन में हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार के सियासी घमासान पर भी बीजेपी को घेरा गया। बताया गया कि बिजली के बढ़े हुए दामों से बिजली बिल माफ करने की मांग 29 जुलाई को एससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले, उस क्रांतिकारी विचारधारा को मानने वाले हैं जिसमें भगत सिंह ने कहा था कि हमें ऐसी आजादी चाहिए जिसमें एक गैर बराबरी का जो पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोग बराबर के हकदार हो। उन्होंने कहा था ऐसी आजादी नहीं चाहिए और हमारा ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा। भगत सिंह ने कहा था कि जब तक जो कपड़े की फैक्ट्री में काम करने वाला जो मजदूर है उसका बेटा बिना कपड़े के घूमेगा, खेत में पैदा अन्न करने वाले किसान का बेटा भूख से मरेगा और दवाई की फैक्ट्री में काम करने वाले का बेटा जब तक बिना दवाई के बीमारी से मरेगा और आदमी द्वारा आदमी का जब तक शोषण होगा तब तक भगत सिंह ने कहा कि हमारी ये लड़ाई, इनकलाब की लड़ाई तब तक ये जारी रहेगी। जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी की विस्तारित यहाँ बैठक जनशक्ति भवन में हुई है। इसमें यह तय किया गया है कि कोरोना महामारी की आड़ में जिस तरीके से राज्य की और केंद्र की सरकार कोरोना की आड़ में रेलवे का निजीकरण कर रही है, तमाम वो सरकारी उपकरण उसको बेचने का कार्यक्रम कर रही है और राज्य की सरकार जिस तरीके से लोगों पे, प्रदेश की जनता पे आपदा आई पड़ी है और वो राजभवन जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करके चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं, ये बड़ी निंदनीय है। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की इस बैठक में तय किया गया है कि 29 जुलाई को हमारे जिलाधीश एससी कार्यालय के सामने बढ़े हुए बिजली के दामों को लेकर के
वहाँ घेराव किया जाएगा। नाग पंचमी का पर्व जिले भर में उत्साह के साथ मनाया गया। दरअसल नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान करवाया जाता है। देखिए यह रिपोर्ट। जिले में नाग पंचमी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। मंदिरों में जहां पूजा अर्चना कर पंडितों ने मंत्र आदि से नाग का अभिषेक किया, वहीं घरों में भी महिलाओं ने नाग पंचमी पर पूजा अर्चना की। महिलाओं ने नाग देवता को अपना भाई मानते हुए पूजा की। टाउन के प्राचीन किला मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर नाग पंचमी मनाई। दरअसल पुराणों में नाग पंचमी मनाने के पीछे कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को समस्त नागवंश ब्रह्मा जी के पास अपने आप को श्राप से मुक्ति पाने के लिए मिलने गए थे। तब ब्रह्मा जी ने नागों को श्राप से मुक्ति किया था। तभी से नागों की पूजा करने की परंपरा भी चली आ रही है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को कालिया नाग का वध किया था। इस तरह उन्होंने गोकुलवासियों की जान बचाई थी। तब से नाग पूजा का पर्व चला आ रहा है। आज नागपंचमी है, हम नागपंचमी की पूजा करने आए हैं। आज के दिन शिवलिंग पे पानी चढ़ा के, जल चढ़ा के नाग देवता को अपना भाई मान के उनसे घर की सुख समृद्धि के लिए पूजा करने आए, ताकि घर में शांति बनी रहे, परिवार सारा सुख समृद्धि रहे। आज नागपंचमी की और नागपंचमी की हमने पूजा की है। जल और दूध का अभिषेक करवाया है। घर की सुख शांति के लिए पूजा करवाई है। नाग देवता को अपना भाई बना कर पूजा की गई है, ताकि घर में सुख शांति परिवारों बनी रहे। सावन महीना के शुक्ल पक्ष नाग पंचमी तिथि पर विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में भगवान शिव जी का नाग पंचमी पर विशेष तौर पर दूध से, दही से, शहद से, घी से और व्याधि नाशक कुशोदक जल से अभिषेक कराया जा रहा है। जिस प्रकार नाम से ही स्पष्ट है कि नाग पंचमी अर्थात नागों का दिन, उसी प्रकार से हर देवता का, हर ग्रह का अपना एक दिन होता है। तो उसी प्रकार से आज नागों का दिन है। इसमें महिलाएं, स्त्री वर्ग नाग को अपना भाई मानकर पूजा करती है और उनसे यह कामना करती है कि हे नाग देवता, आप एक भाई के तौर पर, जिस प्रकार कहा जाता है कि पृथ्वी का सारा भार नागों के फन पर है, उसी प्रकार से मेरे इस जीवन को आप भाई मानकर, भाई जैसे रक्षा करता है उसी प्रकार मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सभी सामग्रियों से भगवान शिव जी को खुश करने के लिए नाग देवता का पूजन करते हैं और विशेष तौर पर कुंडली में काल सर्प का दोष दूर करने के लिए यथासंभव सारी सामग्रियों के द्वारा शिव जी का पूजन करते हैं और नागराज के प्रसन्न होने की प्रार्थना करते हैं। परिवहन विभाग कार्यालय में स्मार्ट कार्ड की कमी के कारण करीब 2300 लोगों का डीएल ट्रांसफर, डीएल रिन्यूअल का कार्य बाधित हो रहा है। इससे जनता परेशान हो रही है। इन कार्यों के लिए लोग विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इन कागजातों के जारी नहीं होने के चलते वाहन जांच के दौरान लोगों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस, ऑनर बुक आदि कागजात का स्मार्ट कार्ड जारी होने के कारण आम जनता में खुशी का संचार हुआ था, क्योंकि एटीएम के आकार के कागजात को लेकर चलना काफी आसान था। लेकिन कुछ ही दिनों में यह परेशानियों का सबब बन गया, क्योंकि कभी कार्ड की कमी तो कभी प्रिंटिंग रिबन की कमी आदि समस्याएं सामने आ रही हैं। स्मार्ट कार्ड की कमी के कारण जहां कई नई गाड़ियों की ऑनर बुक नहीं बन पा रही है, वहीं पुराने वाहनों की खरीद पर ट्रांसफर का कार्य भी बाधित हो रहा है। जिले भर में करीब 1500 डीएल और 800 आरसी पेंडिंग पड़ी है। वहीं लर्निंग लाइसेंस का निर्माण तो हो रहा है, परंतु डीएल स्मार्ट कार्ड नहीं बन पा रहा। इस संबंध में डीटीओ जगदीश अमरावत का कहना है कि स्मार्ट कार्ड आएंगे, सबसे पहले पेंडेंसी पूरी करवाएंगे और बाद में नए लाइसेंस जारी करेंगे। स्मार्ट कार्ड संबंधी परेशानी कार्यकारी एजेंसी के कारण हुई है
और कार्ड जारी करने वाली कंपनी को नोटिस भेजने की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। स्मार्ट कार्ड कंपनी पर प्रावधान के अनुसार जुर्माना लगाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाएगा। अगर फिर से देरी होती है तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव भी भेजेंगे। आमजन को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने और महिलाओं व बच्चों में विभिन्न तरह के टीकाकरण के प्रति राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत टाउन में शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 176 लोगों ने लाभ उठाया। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत शनिवार को टाउन के अंबेडकर कॉलोनी वार्ड 16 में चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस दौरान शहरी स्वास्थ्य मिशन की टीम ने करीब 176 लोगों के विभिन्न तरीके से इलाज के लिए जहां दवाओं का वितरण किया, वहीं कोरोना से बचाव के लिए अपनाए जाने वाले नियमों के बारे में भी जानकारी दी। इसमें खासकर बच्चों और महिलाओं का विभिन्न तरह का टीकाकरण भी किया गया। आज राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत वार्ड नंबर 16 अंबेडकर कॉलोनी, जो वार्ड नंबर 27 हो गया अब, वहाँ पर श्रीमान भूपेंद्र जी के सानिध्य में अपने आउटरीच कैंप लगाया गया है। जिससे इस कैंप से संबंधित 2 दिन पूर्व है जो एरिया के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह के बारे में जानकारी देगी, ताकि कैंप के अंदर इन चीज़ों के एहतियात बरते। और यहीं पर 2 लोगों की ड्यूटी थी, आशा वगैरह जो है एएनएम की एक, उसकी ड्यूटी थी कि सबको डिस्टेंसिंग बना के रखें, यहाँ पे सब मास्क कवर कर रखें, और जो ज़रूरतमंद है वास्तव में जिनको दवाई की ज़रूरत है वही सेवाएँ लेने के लिए यहाँ आए। इस बारे में हमने पम्पलेट भी बाँट दी और उसी के हिसाब से यहाँ पे श्रीमान डॉक्टर जसपाल बरबुगा जी हैं, उनके द्वारा सेवा दी गई। श्रीमान जी डॉक्टर गौरव कौशिक हैं, उनके द्वारा भी सेवा दी गई, ताकि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे फायदा पहुँचे। किस तरह के रोग? और यहाँ पर जैसे हाई रिस्क से संबंधित जो सर्दी, खांसी, जुकाम वो भी हैं, उनको भी हमने लाइन लिस्टिंग बनी है, ताकि कुछ सैंपलिंग के लिए आवश्यकता हुई तो उन्हें ऊपर भेज दिया जाएगा। उसके अलावा जो बीपी के, शुगर के जो पेशेंट है हाई रिस्क वाले, जो अभी हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, इसको देखते हुए कैंप के अंदर उन लोगों को सेवाएं दी गई। जैसे गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण किया गया है यहाँ पर। आज बच्चे जो छोटे हैं, जो टीका से वंचित रह रहे हैं कोरोना महामारी को देखते हुए, लॉकडाउन की वजह से, उनका भी आज वैक्सीनेशन किया गया है। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से जंक्शन में पौधारोपण करवाया जा रहा है। इसके तहत होमगार्ड और सदर थाना के पीछे के क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। इसी की शुरुआत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस ने की। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से शहर को हरा भरा बनाया जा रहा है। विभिन्न संगठनों के सहयोग से समय समय पर पौधारोपण करने के आयोजन होते रहे। इसी के तहत समिति के सहयोग से पुलिसकर्मी और होमगार्ड जवानों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस ने पौधारोपण की शुरुआत की। इस दौरान अन्य पुलिसकर्मी और समिति के लोग भी मौजूद रहे। गौरतलब रहे कि समिति पौधारोपण का कार्य लंबे समय से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कर रही है। पौधे लगाने के अलावा ट्री गार्ड भी लगाए जा रहे हैं। मानव उत्थान समिति द्वारा ये जो होमगार्ड और सदर थाने के पीछे का एरिया है, 2-3 दिन पहले भी यहाँ पौधे लगाए गए थे। आज भी ये पौधे लगाए। ये मानव उत्थान समिति हनुमानगढ़ हेडक्वार्टर पर एवं गांव में भी अच्छे पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा में तत्पर है। पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है संस्था द्वारा। आज हम इनसे जुड़े हैं और बहुत बढ़िया काम कर रही है संस्था। सामाजिक कार्य है, पेड़ पौधे लगा रही है, हरियाली, और बहुत ही अच्छा इनके साथ आज काम करके हमें बहुत अच्छा लगा। होमगार्ड संस्था इनके साथ जुड़ी रहेगी। जब भी कोई कार्य की आवश्यकता होगी, हमारे होमगार्ड के स्वयंसेवक निःशुल्क इनके साथ सेवा देने के लिए तैयार हैं। जब भी कोई आवश्यकता इनको पड़े इस संस्था को, तो हमें कभी भी ये कॉल अप कर सकते हैं। हम इनके साथ जुड़े रहें। 5 साल से छोटे बच्चों को मौसमी बीमारियों जैसे उल्टी, दस्त आदि की रोकथाम के लिए घर घर ORS घोल के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। इसी के तहत शनिवार को टाउन क्षेत्र के वार्ड 16 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों की टीम ने घर घर पहुंचकर आमजन को घोल के पैकेट वितरित किए और साथ ही घर में मौजूद महिलाओं को इस घोल के फायदे और इसे उपयोग में लाने की विधि भी बताई। आंगनबाड़ी आशा वर्कर हैं। ये हम घर घर जाकर ये मौसमी बीमारी जैसे दस्त, उल्टी वगैरह उसकी रोकथाम के लिए ORS का घोल डोर टू डोर दे रही हैं। इससे बच्चों को उल्टी दस्त नहीं होता, उनको बता इसके फ़ायदे और इसे कैसे यूज़ करना है ये हम बता रहे हैं। आज हमने वार्ड नंबर 16 में सब घर घर जाके ये बांटा। आशा वर्कर हम बहनों ने ये सबको दिया कि जैसे 5 साल से छोटे बच्चों को उल्टी दस्त ना हो।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।